Okay, students. So now in this class we are going to start with the anemia. First of all, you should aware about what is anemia. In last class, we have already completed the topic that is anemia, and I have also informed you what is the definition of anemia and also specifically that is the decreased amount of hemoglobin. अगर मैं उसको लाइन सिंगल लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसका अगर अमाउंट क्लियर हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, राइट। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एनीमिया। सो in types of anemia we are going to start with the first one, that is the nutritional anemia। पहली जो कंडीशन की हम बात करेंगे, नंबर 1 दैट इज द न्यूट्रिशनल एनीमिया। एनीमिया आप सबको पता हो गया, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाना, राइट। अब यहाँ पर बात आई है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं कि वो क्या होता है क्या नहीं, राइट। सो ये सबसे पहले तो होता कैसा है, तो एक सिंपल लाइन में आपको वर्ड में लिख लीजिए, और डेफिनेशन ऑफ आयरन क्या है, डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिनेशन नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं, राइट। एंड उसका जो दूसरा नाम है दैट इज नोन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नोट करिएगा इसको भी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। रीजन क्या है, इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों कहते हैं, बिकॉज एज द साइज ऑफ आरबीसीज बिकम्स स्मॉलर। आरबीसी की जो साइज है ना, राइट, वो क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। ये एक रीज़न है कि उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों कहते हैं, राइट। सेकेंड लिखा है कि कॉपर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन द बॉडी, राइट। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो क्या मतलब डेफिशिएंसी की बात है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है, राइट। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ लिखी है कि भाई कॉपर जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी के अंदर, राइट। क्लियर है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें, सो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्यों, बिकॉज द साइज ऑफ आरबीसीज बिकम स्मॉलर वन। And the third point, that is the copper, that is the essential element for the absorption of the iron in the body. Clear हो गया। फर्स्ट that is nutrition anemia। अब नंबर 2 पे जाते हैं, that is megaloblastic anemia। सेकेंड इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या है, ऑब्वियसली जो कंडीशन यहाँ आती है, हम किसी अगर हम डिजीज की बात करेंगे, डिसऑर्डर की बात करें, तो उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। आप कुछ वाइटामिन से, कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेफिशिएंसी की वजह से कुछ बेसिक जो है डिसऑर्डर या डिजीज जो है हो जाते हैं, राइट। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है दैट इज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। तो यहाँ क्या है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, और साथ साथ दूसरी किसकी है, विटामिन B12। आपको बी ग्रुप पता है, राइट। विटामिन का पूरा बी ग्रुप है, B2, B3, B4 एंड सो ऑन, B6, B7, B12 वगैरह, बहुत सारे ऐसे बी कैटेगरीज में आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट B12 जो है फोलिक एसिड के साथ साथ उसकी जो डेफिशिएंसी है वो है B12 की, राइट। क्लियर हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ हम बात करें, इज द आरबीसी डू नॉट डिवाइड, देयर साइज इंक्रीजेस बट नंबर डिक्रीजेस। अब तक दो कंडीशन है, राइट। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होता है, तो मैंने ये आपको बताया था कि जो ग्रोथ है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ऐसा ग्रोथ होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, राइट। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है उसमें साइज बढ़ती है, मास बढ़ता है, राइट। वो स्पेसिफिकली नॉन लिविंग चीज में हो रहा था, राइट। अब यहाँ आरबीसी जो है उसकी धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन जो है साइज इंक्रीज हो रही है, उसके साथ उसके अगर डिवीजन की बात करें तो डिवाइड नहीं हो पा रहे, डिवाइड नहीं हो रहे। 1 से 2 सेल बाइनरी फिजन जो हम आप अमीबा में पढ़े होंगे, सेम उस टाइप का डिवीजन जो है यहाँ पर 1 से 2 सेल का जो डिवीजन है वो नहीं हो रहा है आरबीसी का, राइट। लेकिन उसके जो कंपोनेंट है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी साइज बढ़ रही है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि साइज बढ़ रही है लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उसके नंबर जो है वो बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ नंबर क्या लिखे, डिक्रीज हो रहे हैं। अब भाई कुछ जैसे आपको पता है आरबीसी हमने जब पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था आरबीसी जो है उसकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, राइट। 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है। तो 120 डेज के बाद वो स्प्लेन वगैरह में जाएंगे, लीवर वगैरह, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उसका धीरे धीरे
क्या कहते हैं उसको, किल होते जाएंगे, मतलब राइट, अपने आप ही सुसाइड करेंगे, किल करेंगे। मैक्रोफेजेज जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आके उनको पूरा एंगल्फ कर लेंगे, राइट। तो यहाँ जो जो अब नंबर तो बढ़ नहीं रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसके नंबर नहीं बढ़ रहे। अब जो 120 वाले जो सेल्स हैं ना, 120 दिन वाले, राइट, वो धीरे धीरे किल होंगे, राइट, माइक्रोफेजेज उसको खा जाएंगे, एंगल्फ कर लेंगे, तो नंबर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की अगर बात करें, पर्निशियस एनीमिया। क्या है? पर्निशियस एनीमिया, राइट। सो डेफिशिएंसी की बात करते आ रहे हैं। अब यहाँ जैसे मेगालोब्लास्टिक में दो थी, एक फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विटामिन B12, किसकी डेफिशिएंसी दिखने को मिलेगी आपको? विटामिन B12। अगर बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया होता है, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ साथ अगर फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ओनली एंड कैन बी फेटल ऑल्सो, फेटल मतलब कि डेथ भी कॉज कर सकता है, ये समझ में आया। इन दिस एनीमिया द माइलिन शीट, दैट इज माइलिन शीट प्रेजेंट होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर, राइट। न्यूरॉन्स में जब हम बात करेंगे, अभी इसमें आएंगे नर्वस टिश्यू, आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है, 8 में भी पढ़ा है नर्व सेल के बारे में। तो दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं जिसके ऊपर उसकी जो एक्सोन है उसके ऊपर एक माइलिन शीट जो है कवर्ड होती है, और एक ऐसे होते हैं जिसके पास माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। तो जिसके पास माइलिन शीट नहीं होती है उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जिसके पास माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिसके पास माइलिन की शीट प्रेजेंट है, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो सेल्स, मतलब कि धीरे धीरे माइलिन शीट जो है बनने वाली है, अब वो नहीं बनेगी, अब वो नहीं बनेगी, राइट। तो इन दैट केस में क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया में क्या हो जाएगा? जो माइलिन शीट है वो न्यूरॉन की नहीं बनेगी, इट विल not going to form. So in this anemia the myelin sheet that is of neurons is also not formed and the mental abnormalities develop. Mental abnormalities, अब देखो न्यूरॉन जो है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, राइट, मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट बनने वाली है, माइलिन शीट बनने वाली है, बट पर्निशियस एनीमिया यानी कि B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये शीट बन नहीं पा रही है, किसी भी रीजन से बन नहीं पा रही है, राइट। तो वहां पर मेंटल एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द साइज ऑफ RBC इज मोर बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द रेट ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पे देखेंगे जो सेल डिवीजन का जो रेट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि 1 से 2 सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे भी नहीं हो रहा था मेगालोब्लास्टिक में, डू नॉट डिवाइड, क्योंकि एक डेफिशिएंसी यहाँ पर विटामिन B12 की भी थी ना। अब यहाँ पर विटामिन B12 की ही डेफिशिएंसी है, माइलिन शीट भी नहीं बन रही है, और उसके साथ साथ जो रेट है, डिवीजन रेट, वो भी कम हो रहा है। तो यहाँ RBC की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन डिक्रीज, सॉरी, जो उसके डिवीजन है वो नहीं हो पा रहा है, राइट। सच माइक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विथ मेंटल डिसऑर्डर इज इंजीरियस एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज पर्निशियस एनीमिया। अब यहाँ आप समझिए पर्निशियस एनीमिया, क्लियर कट मीनिंग बताऊं तो फैटल एनीमिया है, मतलब कि इस कंडीशन से किसी की जान भी जा सकती है, राइट। ये मेंटल डिसऑर्डर है और इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब फैटल भी हो सकता है। यहाँ जैसे हमने बात की आगे, फैटल भी हो सकता है, फैटल मतलब कि डेथ कोज कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। ये नाम जो है सिकल सेल एनीमिया, ये नाम बहुत बार टकराया होगा कि हाँ इसके बारे में आप जानते हैं, मतलब सुना होगा एंड ऑल। सो स्पेसिफिकली सिकल सेल एनीमिया जो है एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इट विल गोइंग टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द सेकेंड वन, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पर दो चीज समझते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों को सेपरेट करके आपको बताता हूँ। देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कुछ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर, राइट। उसमें आपको रिसेसिव जीन के बारे में या कैरेक्टर के बारे में, डोमिनेंट जीन या कैरेक्टर के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, राइट। तो यहाँ रिसेसिव मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो डोमिनेंट के प्रेजेंट में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। डोमिनेंट मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा एक्सप्रेस हो, राइट।
डोमिनेंट, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था टॉलनेस का, देखा होगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी होमोजाइगस की पेयर लेते हैं हम, तो ये डोमिनेंट है, मतलब कि वो टॉलनेस के, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी ड्राफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहां जहां कैपिटल टी आएगा बच्चों वो एक्सप्रेस होके ही रहेगा, ठीक है। अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया तो भी एक्सप्रेस कैपिटल टी होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों रिसेसिव है, मतलब कि जो पेयर बनी है वो बनी है स्मॉल टी की, इन दैट केस उस कंडीशन और उस केस में रिसेसिव एक्सप्रेस होता है। क्लियर हो गया? तो ये डिजीज जो है सीकल सेल एनीमिया वो रिसेसिव है, मतलब कि होमोजाइगस की अगर पेयर ऐसी बन जाती है रिसेसिव कैरेक्टर की तो वो एक्सप्रेस होती है। तो ये एक्सप्रेशन रिसेसिव कैरेक्टर का है। दूसरी चीज ये ऑटोजोमल है। देखो क्रोमोसोम जो है इंडिविजुअल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, आप सब जानते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 44 ऑटोजोम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम कहते हैं उसको। बाकी के जो दो है यानी कि एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होती है, फीमेल में वो एक्स और एक्स होता है जबकि मेल में एक्स और वाई होता है, ये आप सब जानते हैं। 10th क्लास सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो है ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव समझ में आ गया? ऑटोजोमल का मतलब होता है कि ये डिजीज वो 44 क्रोमोसोम की वजह से होता है जो ऑटोजोम्स है। क्लियर है? अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की वो अफेक्ट हो जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन के पास दो अलग अलग चेन होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। यहां जो अफेक्ट कर रही है दैट वन विल बी दी बीटा वन, दैट इज दी बीटा वन, राइट। सो ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, राइट, ऑटोजोमल है, रिसेसिव कैरेक्टर से होता है एंड दैट इज ड्यू टू दी ग्लोबिन प्रोटीन। अफेक्ट हो रहा है ग्लोबिन प्रोटीन, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन में अल्फा बीटा में से बीटा चेन अफेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया? सो इट इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच बीटा चेन ऑफ द ग्लोबिन इज अफेक्टेड। नाउ एट द 6th पोजीशन इन ईच बीटा चेन, अब देखो जो बीटा चेन है उसकी अगर हम बात करें तो उसके हर एक 6th पोजीशन पे पूरी की पूरी जो चेन है बनी हुई उसकी जो 6th पोजीशन, ये नोट करने वाली बात है, उसकी जो 6th पोजीशन है वहां पर क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड, अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। 22 अमाइनो एसिड है आपको बता रहे हैं। तो बीटा चेन की 6th पोजीशन जो होती है उसमें वो ग्लूटामिक एसिड की होती है, वहां पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, एक टाइप का अमाइनो एसिड है, बट किसी रीजन से ये 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है इट इज गोइंग टू रिप्लेस्ड बाय वेलाइन या फिर वेलाइन, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। सो ग्लूटामिक एसिड जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एंड वेलाइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। देखो अब जो चेन बनी नई उस चेन में बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, वहां क्या प्रेजेंट है, वेलाइन प्रेजेंट है, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज की बात कर रहा हूं। सो सच एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट इज नोन एज सीकल हीमोग्लोबिन। अभी बीटा चेन ग्लोबिन प्रोटीन की है और ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन का फंक्शन आप सबको पता है, पिगमेंट है, उसका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ हीमोग्लोबिन जो है उसकी ग्लोबिन चेन में अल्फा और बीटा में से बीटा की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड हटकर वेलाइन हो गया, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन है उसको क्या कहते हैं, ये एबनॉर्मल हो गया, इसको कहते हैं सीकल हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन डैमेज हुआ है, एक टाइप का म्यूटेशन है, इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ। अब ये अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई डीएनए की सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होती है। 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, हमारा डीएनए जो होता है बच्चों 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं ATGC। क्या कहते हैं हम, ATGC, 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है जिसका अगर हम बात करें नाम की तो ए मतलब एडेनाइन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब गुआनाइन एंड सी मतलब साइटोसिन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू से यूरासिल करके भी एक प्रेजेंट होता है लेकिन वो डीएनए में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। डीएनए की सीक्वेंस में एटीजीसी मिलेगा, आरएनए की सीक्वेंस में एयूजीसी मिलेगा, मतलब थायमिन जो है यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए में, ठीक है। नाउ इस टाइप म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो है मिसपेयर हो जाना। अब मैं आपको उसको सही से समझाता हूँ ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए की सीक्वेंस है ATGC, GCT, TGC,
ठीक है, ये एक मेरे पास सीक्वेंस होगी। देखो डीएनए की कितनी भी बड़ी लंबी सीक्वेंस हो, उसका जो बेसिक अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट इज ATGC, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 अलग अलग, आपको क्या करना है यहाँ पर समझने के लिए, कोडोन बनता है। कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की एक पेयरिंग बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडोन। ये जैसे फर्स्ट 3 को अगर मैं पेयर करूँ तो इसको कहते हैं कोडोन 1, सेकेंड की अगर हम पेयरिंग करें तो दैट इज नोन एज कोडोन 2, दिस विल बी नोन एज कोडोन 2, दिस विल बी दी कोडोन 3, 4, 5, और यहाँ पर मैंने 6 कोडन टोटल बना दिए हैं। कितने कोडन बना के रखे हैं, 6। अब कोडोन क्या होता है, पहली बात तो ये बात कर रहा हूँ कोडोन, यानी कि CODON। कोडोन का मतलब क्या होता है, कोडोन का मतलब होता है ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो 4 है ना, वो रिपीटेड मैनर में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 3-3 की जोड़ियां होती है, पेयरिंग होती है, उसको कोडोन कहते हैं। अब ये 3 पेयर जो है किसी अमाइनो एसिड का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ATG पहली जो है वो कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनाती है, समझ में आया। हर एक पेयर कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनाती है, हर एक पेयर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कि जो ये GAT है, मैं बात कर रहा हूँ GAT की, और ये GAT जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड ही लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। GAT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड, और उसके साथ एक और पेयरिंग है, दूसरी मैं बता देता हूँ, दैट इज GTT, ठीक है। GCT रखो ना, आपको इसी समझ में आया, ठीक है। अब गलती से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग है, जिसमें यहाँ GAT में मिडल में क्या है, A है, वो A गलती से C के साथ बदल जाता है। देखो C के साथ बदल जाता है, तो नई जो सीक्वेंस होगी वो यहाँ पर होगी GCT, और ये GCT जो है फॉर एग्जाम्पल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वलाइन अमाइनो एसिड। तो अब जब ये एक्सप्रेस होगा कोड, तो यहाँ क्या अमाइनो एसिड आ जाएगा, ग्लूटामेट की जगह पर वलाइन आ जाएगा, क्लियर है, वलाइन आ जाएगा। तो ये पूरा जो नया प्रोटीन बनेगा ना, एक अमाइनो एसिड के बदलाव की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, वो अपना फंक्शन गेन नहीं कर पाएगा। सच RBCs आर नॉट केपेबल ऑफ कैरिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, जो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इस टाइप की जो है क्लियर कट यहाँ मेंशन किया है कि जो आगे जाके क्या नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, राइट। Apart from that, one more disease is there, that is known as thalassemia. So now we'll discuss about the thalassemia one. Thalassemia का भी आपने नाम सुना होगा बच्चों, right? Thalassemia, it is also a autosomal recessive disorder. दोनों के बारे में बता चुका हूँ। ऑटोसोमल मतलब कि 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उससे होता है, वो ऑटोसोमल होते हैं। रिसेसिव की बात करें तो वो ऐसा स्पेसिफिक रिसेसिव कैरेक्टर है जो तभी एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट एब्सेंट रहता है, ठीक है। सो इन दिस केस, अब यहाँ अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, इन दिस केस आइदर अल्फा चेन, हम ग्लोबिन की बात कर रहे हैं, राइट, अल्फा चेन और बीटा चेन ऑफ द ग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज। अब यहाँ ग्लोबिन प्रोटीन जब बनता है, वहां पर अल्फा बीटा दोनों जो चेन बनती है, उसमें से किसी रीजन से कोई एक चेन नहीं डेवलप, कोई भी, राइट, कोई भी अल्फा या बीटा वॉट एवर, कोई भी जो चेन है वो डेवलप नहीं होती है, इज नॉट सिंथेसाइज एंड इट विल कॉजिंग व्हाट, माइनर थैलेसेमिया। इसको क्या कहते हैं, माइनर थैलेसेमिया। अगर अल्फा चेन नहीं बनती है तो कीप इन माइंड, दो टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, वन इज माइनर एंड सेकंड वन बी दी मेजर थैलेसेमिया। माइनर थैलेसेमिया में अल्फा चेन फॉर्म नहीं होती है, और मेजर थैलेसेमिया में बीटा चेन फॉर्म नहीं होती है। इसमें डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है थैलेसेमिया, बट आपको इतना याद रखना है, अगर अल्फा चेन फॉर्म नहीं होती है तो माइनर थैलेसेमिया है, और अगर बीटा चेन फॉर्म नहीं होती है तो वो मेजर थैलेसेमिया है। तो ये हो गए, क्या हमने कंप्लीट किया यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर, दैट इज द टाइप्स ऑफ एनीमिया। हमने डिस्कशन क्या किया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, राइट। आई होप कि आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ये था आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ विल गो विद दी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, दूसरा नाम नोट करिएगा। डब्ल्यूबीसी का जो सेकंड नाम है दैट इज द ल्यूकोसाइट, राइट। सो दे आर ऑल न्यूक्लिएटेड फर्स्ट वन। आरबीसी में क्या था, दो टाइप के सेल थे, न्यूक्लिएटेड भी थे और नॉन न्यूक्लिएटेड भी थे। मतलब ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट भी था और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं भी थी, राइट। अब ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है सारे के सारे, मतलब इसके पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
सारे डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूँ, आरबीसी में मैच्योर के पास नहीं होता है न्यूक्लियस। जब छोटे होते, यंग होते, तो यंग के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दे लेक हीमोग्लोबिन, सो दे आर वाइट। डब्ल्यूबीसी सेल्स ऐसे सेल्स है जिसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने की वजह से ये वाइट दिखते हैं। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, पहली बात तो ये, दे ऑल आर न्यूक्लिएटेड। सेकेंड, लेक हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी रेड दिखते हैं ड्यू टू द पिगमेंट, हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, यहाँ वो एब्सेंट है, तो सारे के सारे क्या दिखते हैं, वाइट। दे आर वंडरिंग सेल्स। वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना। सो दे आर वंडरिंग सेल्स एंड मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, जैसे कि आपने अमीबा में देखा होगा, सेम कंडीशन, राइट। दे कैन मूव और दे कैन कम आउट ऑफ द कैपिलरीज थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसिस ऑफ एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो है वो आउटर सरफेस लेयर है किसका, आर्टरी का। उस आर्टरी के उस लेयर में से धीरे 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 वो करके बाहर निकल के आ जाते हैं, राइट। दिस मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आउट ऑफ द कैपिलरी इज नोन एज डायपेडिसिस। नोट करिएगा, जब डब्ल्यूबीसी जो है वो आर्टरी से बाहर निकल आता है विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया यानी कि फुल स्पीड, उस मूवमेंट को कहते हैं डायपेडिसिस। कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, राइट। तो यहाँ से जब वो बाहर आ जाता है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, डायपेडिसिस। फाइटिंग करने के लिए आता है, दे आर द आर्मी, हम क्या कह सकते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, हमारी बॉडी की आर्मी है ये। सो दे फॉर्म डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। आयल स्टेटमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दे फॉर्म द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये ओवरव्यू था डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि टीएलसी काउंट। आपने ये इसके बारे में भी सुना होगा, टीएलसी एंड कि भाई ब्लड टेस्ट जो आप कराते हैं उसमें टीएलसी होता है। आरबीसी का भी एक टेस्ट होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल के काउंटिंग होते हैं डब्ल्यूबीसी के, और आरबीसी के भी काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट है काउंट करना है उसको टीएलसी कहते हैं। नॉर्मल अगर हम रेंज की बात करें तो वो होती है 6000 टू 9000 पर MM3। ये यूनिट नहीं भूलना है, मतलब कि हर MM3 में 6000 से 9000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, दैट इज 1:700। ये रेशियो क्या कह रहा है कि हर एक 700 आरबीसी के सामने सिर्फ एक डब्ल्यूबीसी है। सोचिए आरबीसी कितने ज्यादा है, 700 आरबीसी के सामने बकायदा कितने डब्ल्यूबीसी है, सिंगल वन डब्ल्यूबीसी होगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। दो कंडीशन है, एक तो नंबर जो है इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज इन नंबर, तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर ये नंबर डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। याद रखिएगा दोनों कंडीशन नीट के लिए, एक होता है ल्यूकोपेनिया जिसमें कम हो जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस में ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर हो गया। नाउ यहाँ एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ क्या लिखा है, इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की बात करें और ब्लड कैंसर की बात करें, ल्यूकेमिया फिर ब्लड कैंसर दोनों ले लो, राइट। तो द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इंक्रीज टू मोर देन 25,000 एंड एबनॉर्मल कॉर्पस्कल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अब यहाँ क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के नंबर 25,000 हो जाते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें जो डिफेक्ट एबनॉर्मल होते हैं उसको ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, राइट। अ डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर आर्म ऑफ 22nd ऑटोसोम, यानी कि बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 22, 22 नंबर के क्रोमोसोम में जो पेयर है उसमें जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम का है ना, क्योंकि 23 पेयरिंग है, 22 पेयर जो है टोटल, 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स की होती है और आखिरी पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है। तो यहाँ पर जो 22 नंबर की पेयर है दैट इज ऑटोसोमल पेयर। यहाँ हो जाता है डिलीशन, डिलीट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक आर्म, डिलीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गर आर्म। 22 नंबर के क्रोमोसोम का जो लंबा लॉन्गर आर्म है उसमें से जो लॉन्गर आर्म है उसके एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट रिमूव हो जाता है, एंड इट इज रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ कैंसर, और वो इस कैंसर की वजह है। क्लियर है, दैट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। 22 नंबर का ऑटोसोम का जो क्रोमोसोम है उसका नाम दिया है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये नाम आगे जाके बहुत बार टकराएगा तो इसको जरूर नोट करिएगा। 22nd नंबर का जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है दैट इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्लियर हो गया।
फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है अग्रेन्युलोसाइट यानी कि ग्रेन्यूल एब्सेंट एंड द सेकंड वन विल बी दी ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। इसके दूसरे नाम है अग्रेन्युलोसाइट को क्या कहते हैं, मोनोमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मोनो मतलब सिंगल, मोनो क्या कहते हैं, मोनोमोर्फो न्यूक्लियर, मोनोमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और जो ग्रेन्युलोसाइट है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेल्स इंक्लूड हो जाते हैं, अग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट है उसमें दो सेल आ जाएंगे, द फर्स्ट वन विल बी द ल्यूकोसाइट एंड द सेकेंड वन दैट इज द मोनोसाइट। क्या आ जाएंगे, दो सेल, लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट दो आ जाएंगे। अगर हम ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो उसमें आ जाएगा एसिडोफिल्स, बेजोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सबका अलग अलग फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे इसके बारे में, राइट। डब्ल्यूबीसी जो दो टाइप के होते हैं, जैसे अग्रेन्युलोसाइट मैंने आपको बताया, दिस सेल्स लेक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स यानी कि ग्रुप ऑफ लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर एब्सेंट है, तो उसको अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और मतलब एक ही वर्ड देखो, ग्रेन्युलोसाइट के आगे अग्रेन्युलोसाइट ए लगा दो, राइट। कंटेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, पूरी ग्रेन्यूल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की जो ग्रेन्यूल्स होती है वो यहाँ पर एब्सेंट रहती है, जिसमें दो अलग अलग सेल्स इंक्लूड होते हैं, वन इज लिम्फोसाइट एंड द सेकेंड वन विल बी दी मोनोसाइट। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लिम्फोसाइट की, पहले बात करते हैं। दिस सेल्स आर ऑफ टू साइज, दो साइज के होते हैं, दैट इज दी 7 to 8 माइक्रोन एंड 12 to 15 माइक्रोन। देखो ये साइन जो है वो माइक्रोन की साइन है, माइक्रोमीटर नहीं है बच्चों, माइक्रोन, MICRON यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। साइज क्या हो गई, दो अलग अलग साइज में लिम्फोसाइट आपको मिलेंगे, 7 to 8 माइक्रोन या 12 to 15 माइक्रोन। दे हैव राउंडेड न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा है, राउंडेड है। दे आर फॉर्म्ड इन लिम्फेटिक टिश्यू। कहाँ बनते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बोन मैरो में बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन लिम्फेटिक टिश्यूज एंड बोन मैरो। देयर नंबर इज हायर इन लिम्फ देन इन द ब्लड। लिम्फोसाइट के नंबर कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ब्लड का सेल है लेकिन इसके नंबर जो है ब्लड से कंपेयर करने पे लिम्फ में ज़्यादा होते हैं। देयर नंबर इज हायर इन लिम्फ देन इन दी ब्लड। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक है टी सेल्स एंड देन सेकेंड वन विल बी दी बी सेल्स। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा डिटेल में कि व्हाट इज टी सेल बी सेल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, देयर मदर सेल्स आर नोन एज लिम्फोब्लास्ट, मतलब कि लिम्फोब्लास्ट में से ये बनते हैं, तो मदर सेल क्या हो गई, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट सेल में से दो सेल डिवाइड होकर बनते हैं, टी सेल एंड बी सेल्स, राइट। दे सिंथेसाइज एंटीबॉडी एंड आर देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। बात करें यहाँ पर बी सेल की, बी सेल क्या काम करते हैं, बी सेल क्या काम करते हैं, बी सेल काम करते हैं एंटीबॉडी बनाने। जैसे लिम्फोसाइट के दो सेल, एक है टी सेल और एक है बी सेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, मतलब ओवरव्यू टाइप की, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे, चैप्टर 8 जब मैं आपको करवाऊंगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो एक्चुअली है क्या, पहले तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टी सेल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर टी सेल जो है, दोनों सेल की बात करता हूँ तो दोनों सेल बी और टी सेल दोनों के दोनों डेवलप कहाँ होते हैं, बोन मेरो में। पहले तो याद रखिए कॉमन क्या है, बोन मेरो। दोनों के दोनों सेल जो है वो बोन मेरो में डेवलप होते हैं। बोन मेरो में डेवलप होने के बाद बी सेल वहीं के वहीं मैच्योर हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं बी सेल। बी स्टैंड्स फॉर बोन मेरो, क्लियर है। बी सेल में जो बी है दैट इज फॉर बोन मेरो। टी सेल जो है एक ऐसा सेल है जो बोन मेरो में डेवलप होता है, लेकिन मैच्योर होने के लिए चला जाता है थाइमस में। मैच्योर होने के लिए कहाँ चला जाएगा, थाइमस में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टी सेल। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, थाइमस। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, राइट। तो अब बी सेल जो है वो एक ऐसा इम्यून सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है एंटीजन के अगेंस्ट और फाइट करवाता है, क्लियर। अब जो टी सेल है ना, ये टी सेल अपने आप को तीन अलग अलग सेल में डिवाइड करता है। कौन कौन से वो बात करते हैं, टी सेल तीन अलग अलग टाइप। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टी सेल के बारे में, तो टी सेल में तीन होते हैं। एक होता है टी सी सेल, एक होता है टी सी सेल
एक होता है टी एम सेल और दूसरा क्या होता है टी एच सेल। ये 3 टाइप है जो टी सेल आगे जाके अपने आप को डिवाइड करता है अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ टी से टी सी जो है वो है टी साइटोटॉक्सिक सेल, मतलब वो कंप्लीटली दूसरे सेल को किल कर देगा। अगर टी सी सेल को किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि इस सेल को मारना है तो वो कंप्लीटली किल करने का काम करते हैं, राइट। टी एच जो है वो हेल्पर सेल है, एच यानी कि हेल्पर, जो बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने। और टी एम, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, ये मेमोरी सेल्स हैं, वो पूरी प्रोसेस को याद रखते हैं। कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में आता है तो उसको याद रखते हैं। उसके अगेंस्ट टी एच यानी कि हेल्पर सेल, बी सेल, दोनों ने मिलकर कौन सी एंटीबॉडी बनाई है, कैसे बनाई है, सारी प्रोसेस को याद रखने का काम टी एम यानी कि मेमोरी सेल करता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो सेम इन्फेक्शन हो, राइट, तो ये टीएम सेल तुरंत बताएगा बी सेल को कि भाई आपने जब लास्ट टाइम ये ऐसे प्रोसेस से एंटीबॉडी बनाया था, तो ऑब्वियसली बी सेल फटाफट बना लेगा। बात समझ में आ रही है? मेमोरी सेल हेल्प करेगा। जैसे एक होता है ना कि रेसिपी बुक में से आप ध्यान से देख के बनाओ, अगर वो आपको याद रहेगी तो नेक्स्ट टाइम फास्ट बन जाएगी, राइट। तो मेमोरी सेल का काम है उस डिसऑर्डर को याद रखना है। सेम जैसे कि हम जो वैक्सीन में करते हैं, राइट, वैक्सीन में क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट दे देते हैं ताकि बॉडी रिएक्ट करे, टीएम मेमोरी सेल बने, उस ऑर्गेनिज्म को याद रखे, और फ्यूचर में जब भी उसका रियल में इन्फेक्शन हो तो उसके सामने बी सेल फटाफट इम्यूनिटी बना ले, यानी कि एंटीबॉडी बना ले। क्लियर हुआ ये सारी चीजें, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट, जिसमें मैंने आपको टी सेल और बी सेल के बारे में बता दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मोनोसाइट्स में, राइट। तो मोनोसाइट की बात करें तो दे आर द लार्जेस्ट, आई कैन से लार्जेस्ट और बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी, या तो लार्जेस्ट है बड़े वाले, बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी है, और द लार्जेस्ट ब्लड एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। साइज की बात करते हैं इसकी, इट इज रेंजिंग फ्रॉम द 15 टू 20 माइक्रोमीटर, सॉरी 15 टू 20 माइक्रोन, सबसे बड़े सेल्स है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं। न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स इज किडनी शेप, अब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन उसका शेप देखो कैसा है, किडनी जैसा है, शेप किडनी जैसा है, and they are formed in the bone marrow and connective tissue from monoblast, the mother cells. Monoblast is the mother cell of the cells. monoblast में से ही क्या बनने वाला है आगे जाके, मोनोसाइट। यहाँ पर बनते हैं बोन मेरो एंड कनेक्टिव टिश्यू में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फेगोसाइटिक सेल। अब फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स जो दूसरे सेल को एंगल्फ करके खा जाते हैं, जैसे कि आपने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस अमीबा का एग्जाम्पल लेके समझी थी, अमीबा का एग्जाम्पल लेके समझी थी, राइट। सो दे आर फेगोसाइटिक सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू, दे बिकम लार्ज ईटिंग मशीन्स, यानी कि उसको कहते हैं मैक्रोफेजेस। कनेक्टिव टिश्यू में क्या रोल प्ले करते हैं, ईटिंग, खाना खाने का रोल प्ले करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। दे आर ए लार्ज ईटिंग मशीन, वेस्ट डेब्रिस एंड ऑल को खा लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या किया हमने, नंबर 1 दैट इज द अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट कर लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम जाएंगे ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट, सो दीज सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यहाँ की पॉजिटिविटी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, और ग्रेन्यूल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट, एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइलोब्लास्ट। ग्रेन्युलोसाइट सारे सेल्स कहाँ से बनते हैं, मदर सेल क्या है, माइलोब्लास्ट, द मदर सेल, राइट। एंड द साइज ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट इट इज रेंजिंग फ्रॉम 12 टू 15 माइक्रोन। साइज क्या है, 12 टू 15, देखो 12 से 15 ही होती है, जबकि मोनोसाइट की अगर आप साइज देखें तो 15 से 20 के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट और आई कैन से बिगेस्ट वन। देखो अगर फिगर को आप देखोगे तो फिगर में कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, देयर आर 3 टाइप, वन इज एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, राइट। ह्यूमन ब्लड सेल में ये है लिम्फोसाइट, फर्स्ट वन, दिस विल बी द लिम्फोसाइट, छोटा वाला। मोनोसाइट सबसे बड़ा देखने को मिलेगा आपको, दिस आर मोनो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मतलब एक एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, सिंगल आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, राइट। अब अगर आरबीसी को आप देखेंगे साइड में से तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो उसका साइड व्यू कैसा दिख रहा है, राइट। और अगर सरफेस व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब कि ऊपर से देख रहे हो आप, एक चीज ऊपर से देखनी होती है और एक होती है साइड से देखनी, राइट। क्लियर हो गया? अब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर की बात करते हैं, कि ऐसे सेल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, 3 आ जाएंगे, एक आ जाएगा एसिडोफिल्स, एक आ जाएगा बेसोफिल्स और एक आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स। देखो न्यूक्लियस जो है ना बाइलोब्ड है, यहाँ बाइलोब्ड है, एसिडोफिल में 2 लोब है, बेसोफिल में 3 अलग अलग जैसे दिख रहे हैं, और न्यूट्रोफिल्स में भी 3 है सेपरेट टाइप के।
अब बात करते हैं तीनों में, सबसे पहले बात करते हैं एसिडोफिल्स की, राइट। सो दे टेक अप एसिडिक स्टेन, मतलब कि एसिडिक स्टेन को वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसको स्टेन किया जाए एसिडिक स्टेन में तो ये अपना कलर बदलेंगे। फॉर एग्जांपल इयोसिन, इयोसिन जो है एक स्टेन का नाम है, केमिकल का नाम है। तो एसिडोफिल्स सेल्स इस स्टेन को एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, स्पेसिफिकली अपना कलर चेंज करेंगे ताकि माइक्रोस्कोप की हेल्प लेकर उसको देख सके। इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स कहते हैं। इयोसिन नाम का स्टेन एक्सेप्ट करने की वजह से इसको दूसरा नाम है इयोसिनोफिल्स। एसिडोफाइल्स की बात कर रहे हैं, या फिर उसको ऑक्सीफिल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब ये 2 या 3 नाम आते हैं ना तभी नीट में जो है कंफ्यूज किया जाता है, राइट। तो एसिडिक स्टेन इयोसिन की बेस पे उसको नाम दिया गया है इयोसिनोफिल्स। दूसरा नाम है ऑक्सीफिल्स। दे आर हैविंग बाइलोब्ड, बाइलोब में बाई का मतलब होता है दो, मतलब 2 अलग अलग लोब टाइप का स्ट्रक्चर है इसके न्यूक्लियस का, राइट। एंड दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स अगेंस्ट एलर्जेंस। एलर्जन जो हमारी बॉडी में एलर्जी क्रिएट करते हैं उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस एलर्जन को किल कर सके, राइट। द केमिकल्स दैट कॉजेस एलर्जी, एलर्जेंस मतलब एक ऐसा केमिकल जो एलर्जी कोज करता है। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स ड्यूरिंग एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज नोन एज इयोसिनोफिलिया। कंडीशन लिखिए आप, कंडीशन क्या है इयोसिनोफिलिया कंडीशन, व्हाट इज दैट। इयोसिनोफिलिया क्या होता है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स ड्यूरिंग एलर्जी, एलर्जी के टाइम पे एसिडोफाइल्स के नंबर इंक्रीज हो जाना। कंडीशन समझिए, एलर्जी के टाइम पे क्या हो जाना है, नंबर इंक्रीज हो जाना, एसिडी कंडीशन है, राइट। पैरासाइटिक इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफाइल्स ड्यूरिंग एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज इयोसिनोफिलिया। क्लियर। सेकंड देखिए आप, बेजोफिल्स की बात करते हैं। सो दे टेक अप बेसिक स्टेन, देखो नाम से समझ में आना चाहिए, एसिडोफिल्स एसिडिक स्टेन ले रहा है, स्टेन का नाम इयोसिन। बेजोफिल्स बेसिक स्टेन ले रहा है और इस बेसिक स्टेन का नाम क्या है, मिथिलीन ब्लू। जो स्टेन है उसका नाम है मिथिलीन ब्लू, ये ब्लू कलर का इसलिए इसको मिथिलीन ब्लू भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी स्कूल की जो लेबोरेटरीज है उसमें आपको मिलेगा, आप वहां देख सकते हैं। दे आर हैविंग एस शेप्ड इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, कोई मतलब शेप कैसा है इसके न्यूक्लियस का, एस शेप, एस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बेजोफिल का न्यूक्लियस देखो हिल रहा है, एस टाइप का ये, राइट। और इंडिस्टिंक्ट है, मतलब कोई स्पेसिफिक मैनर में नहीं है, आड़ा टेढ़ा जो हम कहते हैं ना वैसे है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेजोफिल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल, वन इज हिपेरिन, सेकेंड इज हिस्टामाइन। 2 केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन, एंड दे आर देयरफॉर आल्सो नोन एज मास्ट सेल ऑफ द ब्लड। इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा मास्ट सेल। द सेकेंड नेम इज द मास्ट सेल। अब इसको मास्ट सेल क्यों कहते हैं, सिंपल, दैट इज द यूज्ड ड्यू टू द हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन, दे आर प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट केमिकल, वन इज हिपेरिन एंड द सेकंड वन विल बी द हिस्टामाइन, दैट इज द देयरफॉर दे आर नोन एज मास्ट सेल ऑफ द ब्लड। क्या हो गया, बेजोफिल्स। नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स पे, राइट। न्यूट्रोफिल्स जो है ना, मतलब एक टाइप की, ये मान के चलिए ऐसे सेल्स है ना जो कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं में भी घुस जाएंगे। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। जो चोट लगती है वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले जो साइट पे पहुंचते हैं ना वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि न्यूट्रल स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं, न्यूट्रल स्टेन, ना एसिडिक ना बेसिक, राइट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। और एग्जांपल न्यूट्रल स्टेन का यहाँ पर दिया है न्यूट्रल रेड, और ये रेडिश कलर का होता है इसलिए इसका नाम न्यूट्रल रेड है, राइट। एक टाइप का न्यूट्रल स्टेन है विच इज एक्सेप्टेड बाय न्यूट्रोफिल्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आगे बात करते हैं, अगर इसके न्यूक्लियस की ओर जाए तो द न्यूक्लियस इन दिस सेल्स इज 2 to 7 लोब्ड। अब देखो इसका न्यूक्लियस जो है ना 2 से 7 अलग अलग लोब से बना हुआ है, 2 to 7 लोब्स, यानी कि पोलीमॉर्फ। पोली का मतलब होता है 2 से ज्यादा, राइट। एंड द टर्म पोलीमॉर्फ कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ग्रेन्युलोसाइट ड्यू टू मोर देन 1 लोब्ड न्यूक्लियस। सारे के सारे जो सेल्स आप पढ़ोगे ना यहाँ पर, सारे के सारे सेल्स ऐसे हैं जिसके पास एक न्यूक्लियस नहीं है, एक से ज्यादा लोब वाले न्यूक्लियस है, लोब्ड बने हुए थे। यहाँ पर कितने न्यूट्रोफिल्स में
लास्ट वन देखिए, न्यूट्रोफिल्स में 1, 2 एंड 3 दिख रहे हैं मुझे, ये 2 to 7 के बीच में हो सकते हैं, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक की प्रोसेस करते हैं। डू यू नो व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? यस, यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, राइट। नाउ अबाउट 5% ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन फीमेल्स शो बार बॉडी एज ड्रम स्टिक। बार बॉडी प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में? ड्रम स्टिक के फॉर्म में। क्लियर है? बार बॉडी समझ में आया? ड्रम स्टिक के फॉर्म में होता है। जो फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बार बॉडी। 12th में इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, राइट। अब यहाँ लिखा कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी, राइट। ब्लड के अंदर जब अलग अलग सेल्स की काउंटिंग की जाती है तो उसमें कौन कितना अमाउंट में मिलना चाहिए, राइट। नॉर्मल हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, जो मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज डीएलसी जो है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं, सो न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, यानी कि मैक्सिमम इन नंबर। याद रखिएगा, ये जो लाइनिंग लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल जो है वो 60 to 65% होता है, दैट इज द मैक्सिमम इन नंबर। लिम्फोसाइट की बात करें, दैट इज इन 20 to 30%। मोनोसाइट 4 to 8% होते हैं। एसिडोफिल्स जो है 1 to 4%, एंड बेसोफिल जो होता है वो है 0 to 1% के बीच में, दैट इज द मिनिमम इन नंबर। याद रखना है आपको, मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मिनिमम बेसोफिल्स होते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाओगे तो आपको रिपोर्ट में ऐसा लिखा होगा न्यूट्रोफिल्स, फॉर एग्जांपल लिखा न्यूट्रोफिल्स 72%, न्यूट्रोफिल्स 62%, लिम्फोसाइट 25%, एक्सेट्रा। तो ये नॉर्मल वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल्स एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो एट द टाइम ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो है दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। रीजन, क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल है, जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आया है उसको इंगल्फ करके खा लेंगे। द एसिडोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो, एट द टाइम एसिडोफिल्स जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, तो लाइफ स्पैन ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट की सबसे बात करते हैं, यानी कि एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स सब आ जाएंगे। उसकी लाइफ स्पैन से होती है सिर्फ 4 to 8 आवर्स। 4 to 8 आवर्स समझते हो? सिर्फ 4 से 8 घंटे में किल हो जाता है। मतलब कि अभी अभी फॉर एग्जांपल कोई सेल्स बना है और वो सेल्स 4 घंटे में किल हो जाएगा। एसिडोफिल्स, बेसोफिल, बहुत शॉर्ट न्यूट्रोफिल्स वगैरह की, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मोनोसाइट की हम बात करें तो मोनोसाइट जो है उसकी लाइफ स्पैन देखो 10 to 12 आवर्स है, 10 to 12 आवर्स। इन कनेक्टिव टिश्यू दे कैन सर्वाइव फॉर मंथ। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है तो ये महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ब्लड में प्रेजेंट है तो इसके पास 10 to 20 आवर्स का टाइम पीरियड होता है। एंड लिम्फोसाइट है एज मेमोरी सेल्स, दे सर्वाइव फॉर ईयर्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, जो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 4 to 8 आवर्स में आ जाएंगे, 3 सेल्स बचे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट सालों तक जिंदा रह सकते हैं, मोनोसाइट 10 to 20 आवर्स अगर वो ब्लड में है। तो अगर वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है तो सिर्फ मंथ, कुछ महीनों तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप सब में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ओके, तो ये हमने जो किया वो था ब्लड के अंदर के ब्लड सेल्स, राइट। अब इसमें मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दोनों बता दिया। नाउ विल मूव टुवर्ड द थर्ड ब्लड सेल, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। मार्क कीजिएगा इसका दूसरा नाम, प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। नाउ दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स एलिमेंट, सबसे छोटे वाले होते हैं। सेल फ्रेगमेंट है एक टाइप के, सबसे छोटे छोटे, राइट। एंड देयर साइज इज दैट इज रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 माइक्रोन। इसकी साइज देखो 3 to 4 माइक्रोन है, सेल फ्रेगमेंट है, और ब्लड एलिमेंट ऐसे हैं जो स्मॉलेस्ट है, याद रखना को, स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर द यू न्यूक्लिएटेड एंड इरेगुलर इन शेप। इसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, राइट। देयर मदर सेल्स दे आर नोन एज मेगा कैरियोसाइट्स। मदर सेल मतलब जिसमें से बनते हैं ना, उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। एंड देयर नंबर रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 lakhs per mm³। एक mm³ में 3 से 4 लाख प्लेटलेट होते हैं, नॉर्मल वैल्यू, यानी कि 0.3 to 0.4 मिलियन। अगर इसको मैं मिलियन में कन्वर्ट करूं देन इट विल बी बिकम 0.3, यानी कि 0.3 से 0.4 मिलियन पर mm³।
और उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 to 5 डेज की होती है। सबकी लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखनी है आपको, राइट। लाइफ स्पैन कितनी है? 2 to 5 डेज। एंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट के, उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर ये डिक्रीज हो जाती है कंडीशन, तो उसको क्या कहते हैं? द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। एंड द रिलीज स्पेसिफिकली जो थ्रोम्बोसाइट है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं, और थ्रोम्बोकाइनेज स्पेसिफिक टाइप के ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट है जो ब्लड को फ्रीज करने में हेल्प करते हैं जब हमें चोट लगती है एट ए टाइम, राइट। एक और कनेक्टिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है कि WBCs आर दी ओनली न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स इन मैमेलियन ब्लड सेल्स। मैमेलियन ब्लड सेल की बात करें तो WBC एक ऐसे सेल्स है जो न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी किसी के साथ पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें, इन फ्रॉग द RBCs एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्रॉग में जो RBC प्रेजेंट होते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होते हैं, RBC प्लस प्लेटलेट दोनों के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सो ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड द ब्लड, हमने यहाँ पर ब्लड कंप्लीट किया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी द लिम्फ वन, और इस टॉपिक को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। यानी कि अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। क्लियर है एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है बस आप बिना झिझक पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट आपको छोटा नहीं करेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।